आज यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि हमारे देश की विपक्षी पार्टियों में और बीजेपी की सोच में क्या अंतर है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष और बीजेपी दोनों को अपना अपना उम्मीदवार चुनना था और इस दौरान बीजेपी ने एक ऐसी नेता को अपना उम्मीदवार बनाया जिनके पास अनुभव भी है, वो सरकार में बतौर मंत्री काम भी कर चुकी हैं और आदिवासी हैं, महिला हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं और आपको उन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी एक आम नागरिक को, आज आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ही के बीच में से किसी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। हमारी जो महिला दर्शक हैं और जो परिवार में जो लोग देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को आज ऐसा लगेगा जैसे द्रौपदी मुर्मू ऐसी हैं जैसे कोई भी उनके पड़ोस में रहने वाली महिला है, जैसे उन्हीं के बीच में से किसी को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया हो। आपको ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसी भावना आएगी। तो यह है बीजेपी की पसंद। अब देखिए विपक्ष की पसंद क्या है। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा के रूप में एक ऐसे नेता को उम्मीदवार बनाया जो सिर्फ एक ही बात जानते हैं और वो है मोदी विरोध। वो सिर्फ मोदी विरोध की राजनीति करते हैं। यानी विपक्षी दलों को यशवंत सिन्हा में यही खूबी सबसे ज्यादा पसंद आई कि वो मोदी विरोध की राजनीति करते हैं और इससे आप समझ जाएंगे कि बीजेपी तो देश में प्रगतिशील और विकास की राजनीति कर रही है, लेकिन विपक्षी दल और खास तौर पर कांग्रेस आज भी खुद को सिर्फ मोदी विरोध तक सीमित करके रखे हुए और यही इन विपक्षी दलों की सबसे बड़ी समस्या है। अगर इन्होंने खुद का एक रोड मैप बनाया होता, अगर इन्होंने खुद का एक एजेंडा बनाया होता, खुद की एक व्यवस्था बनाई होती, देश के सामने आके कहते कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, तो शायद आज ये नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती दे सकते थे। नरेंद्र मोदी इतने मजबूत शायद तब ना होते, लेकिन इन सारी पार्टियों ने जो गलती की वो ये है कि अपने पूरे एजेंडा को उन्होंने मोदी विरोध के आसपास रख दिया और उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है मोदी का हर बात पर विरोध करना और अपना कोई कार्यक्रम इनके पास नहीं है। अगर आप पिछले 4-5 वर्षों में नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दौरान देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए उनमें विपक्ष और कांग्रेस पार्टी कहीं भी थी ही नहीं। आप याद कीजिए, जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुए तब यह आंदोलन एक खास वर्ग के लोग कर रहे थे, इसमें विपक्ष की भूमिका कहीं नहीं थी और कांग्रेस के नेताओं ने इसे टेक ओवर करने की कोशिश भी की, लेकिन तब आंदोलनकारी ये जानते थे कि अगर वो कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ जुड़े तो आंदोलन की जान निकल जाएगी, आंदोलन के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने विपक्ष को दूर रखा। इसके बाद जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया तब किसानों ने भी विपक्ष के तमाम नेताओं को वहां से दूर रखा, घुसने भी नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर विपक्ष के नेता किसान आंदोलन में शामिल हो गए तो इस आंदोलन की जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हो जाएगी और यह आंदोलन कमजोर हो जाएगा। और जब अग्निपथ के खिलाफ देश के युवा आंदोलन कर रहे थे अभी पिछले हफ्ते, उसमें भी विपक्ष दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि ये सारे युवा जानते थे कि विपक्ष जैसे ही इस आंदोलन में आएगा या टेक ओवर करने की कोशिश करेगा तब इसकी सारी गंभीरता चली जाएगी। और आप ये भी याद कर लीजिए कि 2012 में और 2010 से 12 के बीच में जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें भी कोई पार्टी नहीं थी। यह अलग बात है कि बाद में उससे एक नई पार्टी निकल कर आई, आम आदमी पार्टी। यानी आपको यह ऐसा लगेगा कि हमारे देश के लोगों के बीच विपक्षी दलों की जो विश्वसनीयता है वो बहुत कम हो चुकी है और लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अगर उनके आंदोलन में विपक्षी दलों के नेता आए तो देश की बाकी जनता उस आंदोलन पर विश्वास नहीं करेगी और फिर उस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं देगी। ये विपक्षी नेताओं के लिए बहुत चिंता करने वाली बात है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले विपक्ष के जो नेता हैं वो कोई आंदोलन शुरू करते थे और जनता उनके पीछे पीछे चलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करती थी। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब देश में जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन शुरू किया इंदिरा गांधी के खिलाफ, तब आप याद कीजिए कि जनता कैसे उनके पीछे आ गई थी और जनता उसमें शामिल होती चली गई। यानी पहले विपक्ष के नेता आंदोलन को लीड करते थे और एक विचारधारा के साथ आते थे और देश की जनता उनके पीछे पीछे चलती थी और यह स्थिति अब बिल्कुल बदल चुकी है। अब देश की जनता सारे आंदोलन कर रही है और विपक्षी दल के नेता उसमें घुसने की भी कोशिश करते हैं तो जनता उन्हें घुसने नहीं देती। यहां आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, वो ये कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि जब सोनिया गांधी खुद एक महिला होते हुए
द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी महिला है, जब सोनिया गांधी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने से रोकेंगी और उनके खिलाफ विपक्ष के उम्मीदवार को उतारेंगी, वो भी यशवंत सिन्हा जैसे व्यक्ति को, तो इससे लोगों के बीच में काफी गलत संदेश जाएगा। नुकसान एक बार फिर से कांग्रेस का ही होगा। आजादी के बाद से बीजेपी ने इस देश को 2 राष्ट्रपति दिए हैं और द्रौपदी मुर्मू के रूप में अब वो देश को तीसरा राष्ट्रपति देने वाली है। और जब आप इन तीनों नेताओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने जो पहला राष्ट्रपति दिया वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक मुस्लिम थे। और जब एनडीए की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तब उन्होंने ये काम किया था। एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम थे और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसके बाद बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, जो एक दलित हैं, और अब द्रौपदी मुर्मू को बना रहे हैं, जो एक आदिवासी महिला हैं। यानी बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए नेताओं का चुनाव करते समय देश की आबादी, क्षेत्र, जाति, विकास और प्रगतिशील सोच को हमेशा आगे रखा है, जिसे विपक्ष शायद अभी भी समझ नहीं पा रहा है। राष्ट्रपति का पद कितना बड़ा और महत्वपूर्ण होता है, इसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। आज 22 जून है। आज से 3 दिन बाद 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के अध्यादेश पर दस्तखत करवा लिए थे। अगर उस दिन फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लगाने का विरोध किया होता और इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया होता तो उस समय देश में इमरजेंसी लगती ही नहीं। उस समय के एक अखबार ने इस घटना के लिए फखरुद्दीन अली अहमद की आलोचना की थी और एक कार्टून प्रकाशित किया था, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद को एक बाथ टब में नहाते हुए दिखाया गया है और वो नहाते हुए ही इमरजेंसी के अध्यादेश पर दस्तखत करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो साथ में कह भी रहे हैं, इफ देयर आर एनी मोर ऑर्डिनेंसेस जस्ट आस्क देम टू वेट। अगर इसके अलावा कोई और ऑर्डिनेंस भी है तो फिर उन्हें कहिए कि वो थोड़ा इंतजार कर लें। यानी वो एक तरीके के रबर स्टैंप थे और इंदिरा गांधी जो चाहे, जिस दस्तावेज पर चाहे, उनसे हस्ताक्षर करवा सकती थी और उन्होंने करवाया भी। आज जब देश में राष्ट्रपति चुनाव की इतनी चर्चा हो रही है, तब हम आपको देश के राष्ट्रपति भवन से जुड़ा एक बड़ा रोचक किस्सा बताते हैं। सी राजगोपालाचारी भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्हें वर्ष 1948 में, यानी भारत की आजादी के तुरंत बाद, देश का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और इस पद को संभालने के बाद उन्हें मौजूदा राष्ट्रपति भवन में जाकर रहना था। और जब वो राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए पहुंचे तो उन्हें यह बताया गया कि अब से वो इस भवन के उसी कमरे में रहेंगे जहां ब्रिटिश वाइस रॉय रहा करते थे। जब उन्होंने कमरे को देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन का ये कमरा बहुत बड़ा, भव्य और आलीशान था और सी राजगोपालाचारी बहुत ही साधारण तरीके से रहना पसंद करते थे। इसलिए उन्हें लगा कि वो रह नहीं पाएंगे और उन्होंने इस कमरे की जगह राष्ट्रपति भवन के एक छोटे से दूसरे कमरे में रहने का फैसला किया। और उनके बाद से इस भवन में जितने भी राष्ट्रपति रहने के लिए आए, उन्होंने कभी भी उस आलीशान कमरे में शिफ्ट होने की इच्छा नहीं जताई और आज इस कमरे का इस्तेमाल एक गेस्ट रूम के तौर पर होता है और यहां दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब भारत दौरे के लिए आते हैं तब वो लोग इस कमरे में रुकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.